नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को BTC सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान विषय के फर्स्ट चैप्टर पृथ्वी और आकाश पर आधारित कुछ शार्ट क्वेश्चन और कुछ वेरी शार्ट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक खास बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल पर BTC सेकेंड सेमेस्टर मैथ का आधे से ज़्यादा कोर्स पढ़ा चुका हूं। तो जो लोग अभी तक मेरे वो वीडियोज ना देखे हों तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में BTC सेकेंड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो मेरे वो वीडियो भी वहां से वह लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आकाशीय पिंड एवं तारामंडल क्या है? आकाशीय पिंड एवं तारामंडल क्या है? तो देखिए, आकाशीय पिंड देखते हैं, आकाश गंगा या मंदाकिनी। सबसे पहले देखते हैं आकाश गंगा या मंदाकिनी क्या है। तो देखिए, ब्रह्मांड में खरबों तारे हैं जो बड़े बड़े समूहों में पाए जाते हैं। तारों के ऐसे किसी समूह को आकाश गंगा या मंदाकिनी कहते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं, ब्रह्मांड में खरबों तारे हैं जो बड़े बड़े समूहों में पाए जाते हैं। तारों के ऐसे किसी समूह को आकाश गंगा या मंदाकिनी कहते हैं। यानी कि आप लोग आकाश में देखे होंगे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा तारे जो है एक साथ दिखाई देते हैं, यानी कि बहुत पास पास होते हैं और जो है समूह के रूप में दिखाई देते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? आकाश गंगा या मंदाकिनी कहते हैं। या कभी कभी देखने से ऐसा लगता है कि तारों की एक जो है आकाश में रोड जैसी बनी हुई है, तो उसे ही जो है क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। यानी कि तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा या मंदाकिनी कहते हैं। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तारामंडल। तो देखिए, कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। तारों का निर्माण हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन से हुआ है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि तारों का निर्माण कैसे हुआ है। तो तारों का निर्माण हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन से हुआ है। फिर आगे देखिए, आकाश गंगा के तारामंडलों के नाम। देखिए, आकाश गंगा के तारामंडलों के नाम। देखिए, आकाश गंगा में जितने भी तारामंडल हैं वो भी आ जाते हैं, लेकिन अब कुछ विशेष जो तारामंडल हैं आकाश गंगा के, उनके यहाँ पर देखिए नाम दर्शाए गए हैं। तो आप लोग देखिए, पहला है बृहस्पति, पहला है बृहस्पति। फिर देखिए, अगला है ओरियोन। फिर देखिए, तीसरा है सप्तर्षि। सप्तर्षि तारामंडल नाम सुने होंगे आप लोग। फिर अगला है कृत्तिका। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं बृहस्पति क्या है। तो देखिए, आकाश की दक्षिण पश्चिम दिशा में या ग्रीष्म काल में दिखाई देता है। ग्रीष्म काल यानी कि गर्मी की ऋतु में यह आकाश की दक्षिण और पश्चिम दिशा में, दक्षिण और पश्चिम दिशा का मतलब दक्षिण और पश्चिम दिशा के कोने में जो है ये दिखाई देता है। फिर देखिए, नेक्स्ट है व्याघ्र। तो देखिए, व्याघ्र क्या है? यह आकाश के भाग में शीतकाल में दिखाई देता है। शीतकाल यानी कि जो ठंडी का मौसम होता है या जो है शीत ऋतु होती है, उसमें जो है ये दिखाई देता है। फिर देखिए, अगला है सप्तर्षि। सप्तर्षि क्या है? तो देखिए, यह उत्तरी आकाश में शीतकाल में सितंबर माह में दिखाई देता है। यह उत्तरी आकाश में देखिए, ये भी जाड़े की ही ऋतु में दिखाई देता है और सितंबर माह में दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पर सप्तर्षि तारामंडल का चित्र भी बना हुआ है। तो आप लोग देखे होंगे आकाश में कि यहाँ पर चारपाई की तरह से देखिए 4 तारे होते हैं और फिर यहाँ से देखिए इस टाइप में ये बना हुआ होता है, यानी कि तारों के द्वारा लाइन से पहले 3 तारे और फिर यहाँ पर देखिए मुड़ करके एक और तारा जो है बना होता है। तो इसको क्या कहते हैं? सप्तर्षि तारामंडल। अब देखिए, सप्तर्षि तारामंडल इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, इसमें जो है 7 तारे होते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 तारे होते हैं, इसीलिए इसको सप्तर्षि तारामंडल कहा जाता है। और देखिए, 4 तारे जो होते हैं वो चारपाई की तरह जो है चौकोर आकार में होते हैं और उसके बाद फिर 3 तारे बाहर होते हैं लाइन से। तो इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं? सप्तर्षि तारा मंडल। फिर आगे देखिए, ध्रुव तारा।
तो देखिए ध्रुव तारा क्या है, तो देखिए यह आकाश में तारों के स्थिर घूर्णन अक्ष पर सदैव दिखाई देता है। यह घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण गतिहीन होता है। शेष सभी तारे पृथ्वी की गति के दिशा के अनुरूप पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई देते हैं। लेकिन जो ये ध्रुव तारा होता है ये गतिहीन होता है, यानी कि इसमें कोई गति नहीं होता है, और बाकी जितने तारे होते हैं वो जो है पृथ्वी के अनुरूप पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई देते हैं। फिर आगे देखिए धूमकेतु या पुच्छल तारा। तो देखिए धूमकेतु और पुच्छल तारा क्या है, तो देखिए कुछ आकाशीय पिंड इस प्रकार होते हैं जिनमें सूर्य से दूरी की ओर गति करती हुई एक दीप्त धारीदार पूंछ होती है। इन्हें धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। धूमकेतु आकाश में कभी कभी दिखाई देते हैं। प्रसिद्ध धूमकेतु का नाम हेली है। प्रसिद्ध धूमकेतु का क्या नाम है, हेली है। देखिए धूमकेतु कभी कभी दिखाई देते हैं, तो देखिए कैसे दिखाई देते हैं, जब कोई तारा दिखाई देता है उस तारे के जो है पास में एक पूंछ टाइप में दिखाई देती है, यानी कि उस तारे से जो है रोशनी जाती हुई दिखाई देती है और जो है दूर तक जो है पूंछ टाइप में बनी रहती है, तो उसको क्या कहते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। फिर देखिए अगला है लाल दानव चरण। तो देखिए लाल दानव चरण क्या है, जब तारे के आंतरिक भाग में संलयन की क्रिया होती है तब उसमें उपस्थित हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम में बदल जाती है। अब इसके क्रोड में केवल हीलियम शेष रहती है। संलयन की क्रिया रुक जाती है। बाह्य आवरण में संलयन की क्रिया होती रहती है। आवरण का आकार बढ़ता जाता है। तारे की सतह का क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। इससे विकिरित ऊर्जा की तीव्रता घटती जाती है। इस अवस्था में इसका वर्ण बदल जाता है। वर्ण का मतलब इसका जो रंग होता है वो बदलकर लाल दिखाई देने लगता है। इस अवस्था को लाल दानव चरण कहते हैं। फिर देखिए अगला है श्वेत वामन तारे। श्वेत वामन तारे देखिए कौन से हैं, तो जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है तब लाल दानव चरण में तारे के अंदर हीलियम गैस संलयन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा विमोचित करती है तथा उच्च द्रव्यमान वाले नाभिक में बदल जाती है। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा विमोचित होने से तारा श्वेत वामन के रूप में दीप्त होता है। इस अवस्था को श्वेत वामन तारा कहते हैं। जब संपूर्ण हीलियम उच्च द्रव्यमान वाले नाभिकों में बदल जाती है तब श्वेत वामन तारे घने द्रव्य के टुकड़ों के रूप में लुप्त हो जाता है। फिर देखिए आगे है अभिनव तारा। तो देखिए अभिनव तारा कौन सा है, तो देखिए जब लाल दानव अवस्था में तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है तब तारे का अंत अत्यंत रोचक एवं विस्मयकारी होता है। सिकुड़ने के दौरान उत्पन्न हुई ऊर्जा बाह्य कवच को विस्फोट के साथ नष्ट कर देती है। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस विस्फोट के साथ अत्यंत दीप्त चमक उत्पन्न होती है। फिर देखिए आगे आवरण का यह विस्फोट इतना शक्तिशाली हो सकता है कि इससे 1 सेकंड में उतनी ही ऊर्जा विमोचित हो सकती है जितनी सूर्य लगभग 100 वर्ष में करता है। इसके कारण आकाश बहुत दिनों तक जगमगा उठता है। ऐसे विस्फोटक तारे को अभिनव तारा या सुपरनोवा कहते हैं। फिर आगे देखिए न्यूट्रॉन तारा। तो देखिए न्यूट्रॉन तारा क्या है, तो देखिए सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात केवल क्रोड बचा रह जाता है। यह क्रोड निरंतर सिकुड़ता चला जाता है। विशाल गुरुत्वाकर्षण बल क्रोड को संपीड़ित कर उसके पदार्थ का घनत्व असीमित परिमाण में बढ़ा देता है। अत्यधिक संघनित द्रव्य का यह पिंड न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। इसका घनत्व 1 अरब टन प्रति घन सेंटीमीटर या अधिक हो सकता है। प्रचक्रण करता हुआ न्यूट्रॉन तारा रेडियो तरंगें उत्पन्न करता है। इसको पल्सार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पल्सार कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किस प्रकार होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किस प्रकार होता है, तो ये क्वेश्चन देखिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि
ये ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किस प्रकार होता है या किस तिथि को होता है, तो ये भी आप लोगों को याद होना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं चंद्र ग्रहण। तो देखिए पूर्णमासी के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। पूर्णमासी के दिन देखिए चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णमासी के दिन होता है और इसमें क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छुप जाता है। यदि चंद्रमा पृथ्वी की छाया में हो तो चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इस स्थिति में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है तो इस स्थिति में क्या होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। और यदि चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की उप छाया में हो तो यह भाग हमें आंशिक रूप से दिखाई देता है। इस स्थिति में आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये आप लोगों को याद करना है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो देखिए चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन होता है, ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूजन स्टूडेंट में पैदा करता है। दोनों में कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं चंद्र मतलब दो तिथियां हैं, एक पूर्णमासी एक अमावस्या, और एक जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णमासी को होता है और सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या को होता है। लेकिन इसी में कंफ्यूजन बनी रहती है, बहुत याद करने पर भी हमको याद नहीं होता है। तो इस प्रकार से एक ट्रिक के द्वारा आप लोग इसको समझ लीजिए और अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए। जैसे भी आप याद कर पाए या जैसे मैं बताने जा रहा हूं उसी टाइप से अगर आप अपने दिमाग में बैठा पाए इसको तो बैठा लें, जिससे आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। देखिए चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन होता है। देखिए हमेशा ये चीज देखे होंगे कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा दिखाई देता है, यानी कि हम बाहर अगर निकलते हैं तो हमको दिखाई दिया करता है कि हाँ चंद्र जो है चंद्र ग्रहण हो रहा है या चंद्रमा थोड़ा थोड़ा छिप रहा है, और इस प्रकार से पृथ्वी पर थोड़ा जो है अंधेरा होने लगता है। तो यानी कि चंद्र ग्रहण जब होता है तो चंद्रमा हमको दिखाई देता है। तो देखिए पूर्णमासी के दिन जो है वो चंद्रमा होता है, लेकिन अमावस्या के दिन देखिए अंधेरी रात होती है, यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये दो पक्ष होते हैं। तो देखिए शुक्ल पक्ष का मतलब होता है जब चंद्रमा दिखाई देता है, यानी कि जब रात में उजाला रहता है तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और कृष्ण पक्ष का मतलब जब अंधेरा रहता है यानी कि रात में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो उसको जो है कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो देखिए पूर्णमासी के दिन जो है चंद्रमा दिखाई देता है, यानी कि चंद्रमा रहता है, तभी जो है चंद्र ग्रहण जब होता है तब हम लोग जो है चंद्रमा को देख सकते हैं कि हाँ चंद्र ग्रहण जो है पड़ रहा है या ग्रहण जो है इस समय पड़ रहे हैं, यानी कि जो चंद्रमा है वो धीरे धीरे देखिए छिप रहा है। तो इस प्रकार से हम जो है याद रख सकते हैं कि पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि जब चंद्रमा हमको दिखाई देता है तभी जो है चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन अमावस्या के दिन अंधेरी रात होती है तब जो है चंद्रमा दिखाई नहीं देता, यानी कि अमावस्या के दिन जो है चंद्र ग्रहण नहीं होता है, और पूर्णमासी के दिन जो है चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि उस समय चंद्रमा हमको दिखाई देता है। और जब एक को दिमाग में बैठा लोगे, एक जो है याद कर लोगे कि चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को होता है तो जो है सूर्य ग्रहण अमावस्या को ऑटोमेटिक याद रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से दोनों में कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। यानी कि जो चंद्र ग्रहण होता है, पुनः आप लोगों को बता दे रहे हैं चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को होता है, यानी कि जब जो है चंद्रमा रात में हमें दिखाई देता है तब जो है चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन जो अमावस्या होती है उस दिन हमको जो है चंद्रमा दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो अंधेरी रात होती है, यानी कृष्ण पक्ष उस समय चला करता है, तो उस समय हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, यानी कि उस समय चंद्र ग्रहण नहीं होता है। तो जब उस समय चंद्र ग्रहण नहीं होता तो उस समय क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णमासी तिथि को चंद्र ग्रहण होता है। ये आप लोगों को याद रखना। फिर आगे देखते हैं सूर्य ग्रहण। तो देखिए अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। तो ये भी दो पॉइंट हैं कि जो है पूर्णमासी के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है,
यानी कि पूर्णमासी के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है चंद्र ग्रहण में। और अमावस्या के दिन क्या होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है तब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है, यानी कि चंद्र ग्रहण में बीच में पृथ्वी आती है और सूर्य ग्रहण में बीच में चंद्रमा आता है, यानी कि बीच में जब चंद्रमा आता है तभी तो जो है सूर्य की जो रोशनी होती है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। ये पॉइंट आप लोगों को विशेषकर याद रखना है, यानी कि कंफ्यूजन को यहीं पर खत्म कर लेना है, जिससे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपसे कोई गलती ना हो, वो चाहे शॉर्ट में आए और चाहे लॉन्ग में आए और चाहे वेरी शॉर्ट में आए, आप लोग बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। फिर देखिए इस स्थिति में हमें सूर्य का वह भाग दिखाई नहीं पड़ता है जो चंद्रमा से ढक जाता है। इस स्थिति को देखिए, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के जिस क्षेत्र में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता है तो उस क्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसी प्रकार वह क्षेत्र जो चंद्रमा के उपछाया में है, वह जहां सूर्य केवल आंशिक रूप से दिखाई देता है तो ऐसे स्थान पर खंड सूर्य ग्रहण पड़ता है। यदि चंद्रमा की प्रच्छाया का केवल छोर ही पृथ्वी को छूता है तो वलयाकार सूर्य ग्रहण पड़ता है। देखिए यहाँ पर चित्र के द्वारा बताया गया है कि पृथ्वी का वह भाग जहां पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो इस प्रकार से देखिए सूर्य ग्रहण जो है पड़ता है, यानी कि पृथ्वी के कुछ भाग पर छाया रहती है तो आंशिक सूर्य ग्रहण, और पूरे भाग पर अगर छाया रहती है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण, और यदि चंद्रमा की प्रच्छाया का केवल छोर ही पृथ्वी को छूता है तो वलयाकार सूर्य ग्रहण पड़ता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।